गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम उत्तराखंड में टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और राज्य आंदोलन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं पढ़ते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य आंदोलन परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इस टॉपिक को ही कर रहा हूँ। उत्तराखंड राज्य आंदोलन, उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन। ठीक है, तो इसमें मैं महत्वपूर्ण घटनाएं बताऊंगा। सीक्वेंस में हम लोग अगली वीडियो में पढ़ लेंगे, लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ महत्वपूर्ण तथ्य रखेंगे क्या क्या हुआ था उत्तराखंड राज्य आंदोलन की। ठीक है, तो ये डिमांड आज की नहीं, बहुत पुरानी है और इसके बारे में जो लीगल डिमांड थी वो आपको पहली बार जो उत्तराखंड डिमांड की गई 5-6 मई 1938 को की गई। 5-6 मई 1938 को पहली बार फर्स्ट टाइम उत्तराखंड की मांग की गई। पहली बार बोला गया कि हमें एक पर्वतीय भूभाग को अलग कर दिया जाए और एक अलग सा क्षेत्र बना दिया जाए उसको। ठीक है, तो 5-6 मई 1938 को पहली बार मांग की गई। मौका था श्रीनगर सम्मेलन का, श्रीनगर अधिवेशन था ये, श्रीनगर अधिवेशन। तो 5-6 मई 1938 को श्रीनगर अधिवेशन में पहली बार मांग की गई अलग राज्य की। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। जवाहरलाल इसके अध्यक्ष थे और इस सम्मेलन में हमारे श्रीदेव सुमन भी थे। श्रीदेव सुमन भी इसमें थे। ठीक है, और इसमें थी विजयलक्ष्मी पंडित। तो यहाँ पर ये लोग गए और एक क्वेश्चन आ भी रखा है कि इनमें से या श्रीनगर अधिवेशन में कौन कौन लोग थे या इनमें से कौन नहीं था। आपको ये मुख्य 3 लोग देखने हैं। जवाहरलाल नेहरू, आप सब जानते हैं इनके बारे में, भारत के पहले प्रधानमंत्री से लेकर डिस्कवरी ऑफ इंडिया और बहुत सारे समझौते और बहुत सारे काम हैं जवाहरलाल नेहरू के, सब जानते हैं इनके बारे में। श्रीदेव सुमन के भी हम जानते हैं, राज्य आंदोलनकारी। ठीक है, और टिहरी प्रजामंडल, गर्दे सेवा संघ, सुमन सौरभ और श्रीदत्त बटोनी से लेकर सब कहानी आपको पता है श्री सुमन की। ठीक है, और इनके शहीद होने तक की घटना आपको पता है। जौलगांव टिहरी में जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी 25 जुलाई 1944 को। विजयलक्ष्मी पंडित के बारे में थोड़ा जानते हैं कि ये उत्तर प्रदेश जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे हमारे गोविंद बल्लभ पंत, तो उसमें पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? लक्ष्मी पंडित थी। ठीक है, पहली बार कोई महिला को मंत्रिमंडल में जगह दी गई, वो थी विजयलक्ष्मी पंडित, और इनको बनाया गया स्वास्थ्य मंत्री। यूपी की पहली स्वास्थ्य मंत्री भी हैं विजयलक्ष्मी पंडित, और संयुक्त राष्ट्र संघ में जाने वाली पहली भारतीय महिला भी है विजयलक्ष्मी पंडित। तो ये लोग श्रीनगर आए थे और इस दौरान डिमांड की गई कि भैया हमें अलग सा भूभाग चाहिए, पर्वतीय भूभाग को अलग कर दीजिए। ठीक है, तो पहली बार डिमांड की गई 1938 में। लेकिन अगर देखा जाए तो ये कांग्रेस के मंच से पहली मांग थी। कांग्रेस के मंच से पहली बार मांग की गई उत्तराखंड की 5-6 मई 1938 की गई, यानी कि पहले लीगल डिमांड भी कह सकते हैं इसको। लेकिन इससे पहले भी बात हो चुकी है। इससे पहले 1897 में उत्तराखंड की मांग की गई भाई। 1897 में भी एक मांग की गई, तो इसको भी बोलते हैं उत्तराखंड की मांग। यहाँ भी हम उत्तराखंड शब्द तो उसमें अस्तित्व नहीं आया था, लेकिन हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। तो 1897 में भी पहली बार ये मांग की गई थी कि हमारा जो पर्वतीय भूभाग है उसको अलग कर दिया जाए। ठीक है, ये टाइम वही था जब कीर्ति शाह ने घंटाघर बनाया था। ठीक है, तो कीर्ति शाह ने घंटाघर बनाया था 1897 में, और वो घंटाघर उन्होंने, आपको पता है कि महारानी को, ब्रिटेन की महारानी भारत आ रही थी और उनको डेडिकेट करने के लिए बनाया था। ठीक है, तो जो घंटाघर है टिहरी घंटाघर, वो कीर्ति शाह ने इसी समय बनाया था क्योंकि उस समय ब्रिटेन से महारानी आ रही थी, और उसी समय महारानी टिहरी तो नहीं आई लेकिन कुमाऊं गई है, जहाँ पर हमारे जनप्रतिनिधियों ने उनके हाथ में ये मतलब एक कुछ उनसे मांग की कि अलग सा एक पर्वतीय भूभाग को अलग कर दीजिए या अलग सा कुछ कमीशन गठित कीजिए, ऐसा कुछ उनसे कहा है। तो 1897 में अगर एग्ज़ाम में आता है तो 1897 भी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन में अगर दोनों आते हैं 1938 तो आपको ये देना पड़ेगा 1897, क्योंकि ये भी इसको देने के पीछे कारण होगा कोई। ठीक है,
तो 1897 में पहली बार ये सुनाई दिया कि उत्तराखंड या इस पर्वतीय भूभाग को अलग करना है। और जो लीगली है 5-6 मई 1938 को, ये तो कांग्रेस सम्मेलन ही है, तो इसमें आपको ये परीक्षा वाणी में भी कवर है कि इसमें मांग की गई, ठीक है। लेकिन मैंने कहा है या अन्य बुकों में ये भी है 1897 और 1938, ठीक है, दोनों आते हैं, तो 1897 राइट आंसर होगा, अदरवाइज आप समझ गए 1938 राइट आंसर है, ठीक। तो इस समय उत्तराखंड की पहली मांग की गई, ठीक है। इसके बाद 1946 में हल्द्वानी सम्मेलन, फिर 1948 में धर आयोग, फिर ऐसी विभिन्न आयोग है, राज्य प्रमुख आयोग, सबके समक्ष हुआ, फिर संसद में रखा, विधानसभा में रखा, मुद्दा किसने रखा, विधान परिषद में किसने रखा, ये सब आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाए जाएंगे। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, ठीक है। उत्तराखंड आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे। चलिए, तो ये तो 3 डिमांड की बातें, तो हम सीधा लेते हैं कि महत्वपूर्ण इवेंट के क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं, ठीक है। आपको पता है कि उत्तराखंड में आपको महत्वपूर्ण देखा जाए तो 5 कांड हैं, ठीक है। खटीमा कांड, मसूरी कांड, बाटा घाट कांड और श्रीयंत्र टापू कांड और रामपुर तिराहा कांड, 5 कांड हो गए। और 2 कमेटियाँ उत्तराखंड में हैं, एक कमेटी है आपकी कौशिक कमेटी, एक है आपकी दीक्षित कमेटी, एक जॉर्ज कमेटी, 3 कमेटी हो गई। इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा, इन्हीं को आप कवर कीजिए अच्छे से, तो क्वेश्चन आने के चांस यहाँ ज़्यादा होते हैं। तो हम यहाँ से स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले आप बात करेंगे राज्य आंदोलन से जुड़े। जब सरकार पे प्रेशर आया, जब यूकेडी ने ब्लूप्रिंट जारी कर दिया 1992 में, और इसके बाद विभिन्न राजनीतिक दल इस मौके की तलाश में थे कि वो उत्तराखंड को किस तरह से भुनाएं, राजनीतिक लाभ कब कैसे लें। तो इसी बीच मुलायम सिंह यादव ने भी जनता को शांत करने के लिए एक कमेटी गठित की, जिसको कौशिक कमेटी कहते हैं, ठीक है। तो मैं यहीं से शुरू कर रहा हूँ, कौशिक कमेटी। तो कौशिक कमेटी की बात करेंगे, तो कौशिक कमेटी का गठन किसने किया था? कौशिक कमेटी का गठन किया था मुलायम सिंह यादव ने, ठीक है। तो कौशिक कमेटी मुलायम सिंह यादव ने बनाई थी, मुलायम सिंह यादव। तो मुलायम सिंह यादव ने बना दी कौशिक कमेटी, ठीक है। उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बोला कि एक कमेटी बनाते हैं और वो चर्चा करेगी राज्य बनना चाहिए, कैसा बनना चाहिए, राज्य का स्वरूप कैसा हो। तो कौशिक कमेटी का जो संबंध है वो किससे है? राज्य निर्माण से। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है ये भी, तो राज्य निर्माण से, ठीक है, राज्य निर्माण से संबंधित है कौशिक कमेटी। अब आएगा कौशिक कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन से कौशिक कमेटी के अध्यक्ष? कौशिक कमेटी किसके नाम पे थी? जैसे आपको पता है कि जैसे कोई भी कमीशन होता है तो उसी के नाम से वो जाना जाता है, उसके जो प्रेसिडेंट हैं। तो कौशिक कमेटी के अध्यक्ष कौन है? जैसे दीक्षित कमेटी के अध्यक्ष होंगे वीरेंद्र दीक्षित, मंडल कमीशन आया था एक, उसके अध्यक्ष होंगे वीपी मंडल का जो पूरा नाम है विंदेश्वरी पाठक है। तो ऐसी कौशिक कमेटी के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो कौशिक कमेटी के अध्यक्ष जो है रमाशंकर कौशिक है, रमाशंकर कौशिक। तो रमाशंकर कौशिक कौशिक कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्हीं के नाम पे ये कमेटी है, ठीक है। अब आएंगे कितने सदस्य थे, ठीक है। तो सदस्य इसमें थे, कौशिक कमेटी कितने सदस्य थे? कौशिक कमेटी में 5 सदस्य थे। जैसे आप बोलते हैं साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, तो पूछा जा सकता है कौशिक कमेटी में कितने सदस्य? 5 थे। इनमें से कौन सा सदस्य कौशिक कमेटी में है या नहीं है, पूछा जा सकता है। तो उनके नाम भी लेंगे। नंबर 1 है रमाशंकर कौशिक। कौशिक कमेटी के सदस्यों के नाम है रमाशंकर कौशिक, रमाशंकर कौशिक, ये तो आपके अध्यक्ष ही हुए रमक कौशिक कमेटी के। दूसरे हैं भगवती सिंह, भगवती सिंह। तीसरे हैं बाबूलाल, तीसरे हैं बाबूलाल, ठीक है। रमाशंकर कौशिक, भगवती सिंह, बाबूलाल। और चौथे हैं राम यादव, ये भी यादव हैं, ठीक है। तो राम यादव। और 5वें हैं राय बहादुर, ठीक है, राय बहादुर। ठीक। तो कौशिक समिति में 5 सदस्य रमाशंकर कौशिक, भगवती सिंह, बाबूलाल यादव, राम यादव और राय बहादुर, ठीक है। तो आपको देख के ही लग रहा होगा इसमें कोई भी स्थानीय नाम नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। आप कास्ट बेस पे समझ जाइए। तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं लग रहा है जो कि उत्तराखंड का मूल निवासी हो। तो इस कमेटी का विरोध किया गया, कौशिक समिति का जनता ने विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि इस कमेटी में कोई भी उत्तराखंडी नहीं था, पहली बात तो,
तो वो क्या फैसला लेंगे इस बारे में, या इस पर्वतीय भूभाग के बारे में क्या जानते होंगे वो, ठीक है। तो कम से कम स्थानीय लोगों को या स्थानीय जो यहाँ के थे, उत्तराखंड के मूल निवासी थे, उनको कमेटी में जगह देते तो कुछ बात होती। तो कमेटी लोगों ने इसका भारी विरोध किया, कौशिक कमेटी का, क्योंकि इसमें कोई भी यहाँ का निवासी नहीं था, ठीक है। जैसे साइमन कमीशन का विरोध किया गया, क्योंकि साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन कहते हैं, उसमें सारे अंग्रेज़ थे, ठीक है। ऐसे इसमें भी कोई भी उत्तराखंड का नहीं था, इसलिए कौशिक समिति का भी भारी विरोध हुआ, ठीक है। लेकिन विरोध जैसे भी हुआ, कौशिक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी, वो यहाँ पर आए और उन्होंने सरकार को रिपोर्ट सौंपी, ठीक है। तो कौशिक कमेटी ने 21 जून 1994 को कौशिक कमेटी की सिफारिश स्वीकार कर ली गई, ठीक है। तो स्वीकार कर ली गई, देखो मई में उन्होंने रिपोर्ट सौंपी, जून में मुलायम सिंह यादव ने स्वीकार कर ली रिपोर्ट, ठीक है। स्वीकार किया गया कौशिक कमेटी की रिपोर्ट को। कब स्वीकार किया गया? 21 जून 1994 को स्वीकार किया गया कौशिक कमेटी की रिपोर्ट को, ठीक है। कौशिक कमेटी में था क्या, ठीक है। कौशिक कमेटी में उन्होंने कहा कि 8 ज़िले होंगे, जो राज्य बनेगा उसमें 8 ज़िले होंगे, 8 ज़िले होंगे, और उसमें 3 मंडल की बात कह दी। कितने मंडल की बात करी? 3 मंडल की बात कह दी। एक आपका था गढ़वाल मंडल, एक आपका कुमाऊं मंडल, और तीसरा आपका तराई मंडल, ठीक है। तो ये आपके 3 मंडल की बात कर ली उन्होंने, तराई, ठीक है। तो आप जो गढ़वाल कुमाऊं को आप जानते हैं, तराई मंडल में लिख देता हूँ, तराई मंडल। तो 3 मंडल की बात कर दी, गढ़वाल, कुमाऊं और तराई मंडल, और 8 जिलों को मिलाकर एक राज्य बनेगा, ऐसा कौशिक कमेटी ने विचार दे दिया, ठीक है। तो कौशिक कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया मुलायम सिंह यादव द्वारा, क्योंकि उस समय ये आंदोलन थोड़ा तीव्र थे। तो इस तरह से कौशिक कमेटी बनी और कौशिक कमेटी की सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। बात करते हैं आगे क्या हुआ कौशिक कमेटी के आने के बाद, ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए कौशिक कमेटी के बाद क्या हुआ देखते हैं। चलिए कौशिक कमेटी के आने के बाद चुनावी मौसम था, तो मुलायम सिंह यादव ने एक और कार्ड खेला, वो था आरक्षण कार्ड, ठीक है। तो मुलायम सिंह यादव ने अपने राज्य में उत्तर प्रदेश में मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू करना चाहा, ठीक है। उनको लगा कि ये अच्छा साबित होता है चुनाव से पहले, तो उन्होंने एक जातिगत कार्ड खेला और मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू किया। आप जानते हैं मंडल कमीशन 1979 में बना था, और वीपी मंडल उसके अध्यक्ष थे, बिंदेश्वरी पाठक मंडल, ठीक है, जो बिहार के सीएम भी रह चुके थे। उनकी अध्यक्षता में एक आयोग बना और उसको मंडल कमीशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसको देश में तो काफ़ी बाद में लागू किया गया, लेकिन राज्यों में यूपी पहला राज्य था जो इसको लागू करने वाला था, ठीक है। तो मुलायम सिंह यादव ने सोचा कि ये बढ़िया रहेगा, इस समय जनता थोड़ा सा प्रसन्न भी होगी, इस तरह से आरक्षण कार्ड उन्होंने खेला, ठीक है। तो मुलायम सिंह ने क्या किया, मुलायम सिंह यादव ने क्या किया, आपको आरक्षण की बात कर दी, ठीक है। तो उन्होंने पता है उनको 27% आपको ओबीसी का उन्होंने आरक्षण दिया, और 21% एससी और 2% एसटी, ठीक है। इस तरह से ये पूरा 50% हो रहा था, और ये 50% आरक्षण उन्होंने लागू कर दिया। ये मंडल कमीशन की सिफारिश पे है, ठीक है। तो उस मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना, और मुलायम सिंह ने इसे लागू कर दिया। जब ये कमीशन लागू हुआ, मंडल कमीशन की जब सिफारिश लागू हुई, मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू करा मुलायम सिंह यादव ने, तो 1994 में हुआ। ये सब कुछ कब हुआ था? 1994 में, ठीक है। 1994 में मुलायम सिंह यादव ने आरक्षण कार्ड खेला और इस तरह से मंडल कमीशन सिफारिश को राज्य में लागू कर दिया। इसके लागू होने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, राज्य में आरक्षण अभी भी है और आरक्षण पहले भी था, लेकिन उस समय इतना ज़्यादा क्यों हो गया बवाल? क्योंकि ये अब जो उत्तराखंड है, इसमें हमारे अपने क्षेत्र हैं जो ओबीसी हैं, अपने क्षेत्र हैं, अपने लोग हैं जो एससी एसटी हैं, तो इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है अभी भी। पहले दिक्कत इसलिए हो गई कि ओबीसी आरक्षण 27% है, और ओबीसी में उत्तराखंड के बहुत जो पर्वतीय इलाके हैं इसके बहुत कम हिस्से थे, ना के बराबर थे ओबीसी यहाँ पर, ठीक है। ये सारा जो ओबीसी का कार्ड है ये प्लेन एरिया के लिए था। कानपुर या जो बुंदेलखंड इलाका हो गया, ये ओबीसी क्षेत्र बहुत ज़्यादा थे। तो मतलब आप आरक्षण दे रहे हो और उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों के लोगों के कोई मतलब का ही नहीं है ये ओबीसी। तो इससे क्या हो गया, आंदोलन, हमारा जो राज्य आंदोलन था उसको एक बल मिला, ठीक है। तो इसमें आंदोलन में आपको पता है कि 50% आरक्षण अगर लागू होता है तो आपको पता है कि
विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रवेश पर होता है ये, ठीक है। नौकरियों में आरक्षण होता है, नौकरियों में आरक्षण होता है। तो इस तरह से पहाड़ के लोग अपने आप को ठगे महसूस करने लगे इस आरक्षण के आने से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसका कोई मतलब ही नहीं था, यहाँ पर ऐसी कोई जातियाँ ही नहीं थी जिस तरह से आरक्षण दिया गया, और ये तो लाभ मिलता सिर्फ प्लेन एरिया को मिलता। इस तरह से इस आरक्षण के विरोध में हमारे छात्र और फिर नेता और समस्त जनता एक हो गई, और अब जो राज्य आंदोलन था उसको इससे धार मिल गई और आंदोलन तीव्र हो गया, ठीक है। तो इस आंदोलन से जगह जगह धरने प्रदर्शन शुरू हो गए इस आंदोलन के, इस आरक्षण के विरोध में, ठीक है। सबसे पहले उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडोनी, ठीक है। तो इंद्रमणि बडोनी आमरण अनशन पे बैठे, आमरण अनशन पर बैठे। तो आमरण अनशन पर इंद्रमणि बडोनी बैठ गए, ये 1994 की बात है। तो 1994 में इंद्रमणि बडोनी आमरण अनशन पे बैठे, ठीक है, और उन्होंने शुरू कर दिया पौड़ी में ये आंदोलन, ठीक है। 7 अगस्त 1994 को ये आमरण अनशन बैठ गए और उन्होंने अपना आंदोलन शुरू कर दिया पौड़ी से, ठीक। और अब इस समय 94 में उत्तराखंड और भड़क उठा जब 1 सितंबर 1994 को खटीमा कांड हुआ, ठीक है। तो इसके बाद शुरू हो गई दंगे और शांति मार्च हो चला था 1 सितंबर 1994 को खटीमा कांड हुआ, ठीक है, खटीमा कांड। तो खटीमा कांड कब हुआ? 1 सितंबर 1994 को खटीमा कांड हुआ। आप जानते हैं खटीमा कहाँ पड़ता है? खटीमा उधम सिंह नगर में पड़ता है, उधम सिंह नगर, ठीक है, जहाँ से वर्तमान मुख्यमंत्री धामी जी विधायक है। धामी जी कहाँ से विधायक है? खटीमा सीट से विधायक हैं। तो 1 सितंबर 1994 को क्या हो गया? खटीमा कांड हुआ, ठीक है। भीड़ अपने नॉर्मल शांति मार्च चल रहा था, ठीक है, जुलूस चल रहा था एक, उस पर गोलियां चला दी गई और काफ़ी लोग शहीद हुए। 25 तक की संख्या बताई जाती है। खटीमा कांड में काफ़ी लोग शहीद हुए, कई लोगों को पता ही नहीं, लापता कर दिए गए कई लोग। तो इस तरह से खटीमा में जो कांड हुआ उसको खटीमा कांड से नाम जाना जाता है। इसके अलावा खटीमा कांड के विरोध में 2 तारीख को 2 सितंबर 1994 को मसूरी में विरोध चल रहा था कि इस तरह की गोलियां, इस तरह बर्बरता कैसे कर दी गई, ठीक है। तो वहाँ पर भी एक कांड हो गया जिसको मसूरी कांड के नाम जाना जाता है, ठीक है। तो खटीमा कांड के विरोध में 2 सितंबर 1994 को एक मसूरी के झूला घाट में शांति मार्च निकाला जा रहा था, लेकिन पुलिस और भीड़ के बीच झड़प हो गई और इसमें भी कई लोग मारे गए। इसे मसूरी कांड के नाम जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन मसूरी कांड से एक बार आया था, उसमें शहीदों के नाम आए थे भाई, ठीक है। तो इसमें प्रमुख रूप से 2 महिलाएं जो कि बहनें थी, 2 महिलाएं मारी गई, हंसा धनाई और बेलमती चौहान, ठीक है। तो हंसा धनाई 2 महिलाएं, हंसा धनाई व बेलमती चौहान कहाँ शहीद हुई, ऐसा क्वेश्चन आया है एक बार, ठीक है। तो बेलमती चौहान और हंसा धनाई नामक 2 महिलाएं शहीद हुई थी मसूरी कांड में, ठीक है। इसके अलावा और भी शहीद हुए थे, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए बता रहा हूँ। हंसा धनाई और बेलमती चौहान मसूरी कांड में शहीद हुई थी, ठीक। इसके अलावा यहाँ इस घटना में पुलिस उपाधीक्षक से उमाकांत त्रिपाठी, ठीक है। तो इसमें एक पुलिस अधिकारी उमाकांत त्रिपाठी भी शहीद हो गए, उमाकांत त्रिपाठी जी भी शहीद हो गए, ठीक है। तो पुलिस उपाधीक्षक थे उमाकांत त्रिपाठी, वो शहीद हुए। तो बेलमती चौहान, हंसा धनाई किस घटना में शहीद हुई थी? मसूरी कांड घटना में शहीद हुई थी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हिंसा पे हिंसा उत्तराखंड में शुरू हो गई और लोगों ने मसूरी को कूच किया, लेकिन सारे रास्ते बंद कर दिए गए और 15 सितंबर 1994 को हो गया बाटा घाट कांड, ठीक है। तो बाटा घाट मसूरी बड़कोट पे ही पड़ता है रोड पे। तो बाटा घाट कांड कहाँ हुआ? ये कब हुआ? 15 सितंबर 1994 को हुआ बाटा घाट कांड, ठीक है। तो यहाँ पर भी कई लोगों को खाई से नीचे फेंक दिया गया। मतलब इस घटना में बर्बरता दिखा रही थी पुलिस। इन जो घटनाएं हो रही थी इसमें मतलब पुलिस के द्वारा
नागरिकों पर पथराव, गोलियां, ये आम बात हो गई थी। तो लोगों ने कहा कि राज्य सरकार या राज्य मीडिया इसको हाईलाइट नहीं कर रही है और कोई देख नहीं रहा इन चीज़ों को। आपको सबको 2 अक्टूबर को गांधी जयंती दिन सबने प्लान बनाया कि दिल्ली जाना है, दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे, देन सरकार तक बात पहुंचेगी। तो इसी उद्देश्य से सभी लोग पर्वतीय इलाकों से बसें भर भर कर दिल्ली की ओर चल पड़ी और 1 अक्टूबर 1994 रात को 12 बजे सभी बसों को रोक दिया गया, यानी कि वो इतिहास में 2 अक्टूबर हो जाता है। तो 2 अक्टूबर 1994 को हो गया रामपुर तिराहा कांड। रामपुर तिराहा कांड। रामपुर तिराहा कांड। तो रामपुर तिराहा कांड का हुआ 2 अक्टूबर 1994 को। इसे मुजफ्फरनगर कांड भी कहते हैं। इसे मुजफ्फरनगर कांड कहते हैं। इसे मुजफ्फरनगर कांड भी कहते हैं। तो पर्वतीय इलाकों से लोग पूरे दिल्ली के लिए कूच कर रहे थे। रास्ते में बसों को रोककर नागरिकों के साथ अभद्रता की गई, गोलियां चलाई गई, कई लोगों को लापता कर दिया गया। अभी तक भी उन लोगों को पता नहीं शहीदों का। तो इस तरह से मुजफ्फरनगर कांड इतिहास में दर्ज हुआ और एक बड़ी घटना थी ये, ठीक है। इस घटना को मीडिया ने क्रूर शासक की क्रूर साजिश कहा। क्रूर शासक की क्रूर साजिश। तो क्रूर शासक की क्रूर साजिश के नाम से किसे जाना जाता है? तो मुजफ्फरनगर घटना को क्रूर शासक की क्रूर साजिश के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो इस तरह से सरकार की, स्थानीय सरकार, राज्य सरकार की काफ़ी बुराई हुई और उसको मीडिया ने देश विदेश में क्रूर शासक की क्रूर साजिश कहकर इस घटना को बताते हैं, ठीक है। मुजफ्फरनगर कांड में भी कई लोग शहीद हुए। तो शहीदों के नाम एग्ज़ाम में आ रहा है, इसको रामपुर तिराहा कांड भी कहते हैं। तो ज़रा जानते हैं कौन कौन शहीद हुए थे। रविंद्र रावत, दूसरा सत्येंद्र सिंह चौहान, सत्यप्रकाश तीसरे, सत्यप्रकाश, ठीक है। सत्यप्रकाश थपलियाल हैं ये, सत्यप्रकाश थपलियाल। ये उत्तराखंड राज्य निर्माण के शहीद हैं। चौथे अशोक कुमार, ठीक है। पांचवें हैं लखेड़ा जी, राजेश लखेड़ा, ठीक है। और इसके बाद छठे हैं गिरीश कुमार भद्री, ठीक है। तो रविंद्र रावत, सत्येंद्र सिंह चौहान, सत्यप्रकाश थपलियाल, अशोक कुमार, राजेश लखेड़ा और गिरीश कुमार भद्री, ये शहीद हुए थे आपके रामपुर तिराहा कांड में। क्वेश्चन आ जाते हैं शहीदों के नाम से कि किस घटना में शहीद हुए, ठीक है। जब ये रामपुर तिराहा की घटना हुई तो इसके बाद पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन और तेज हो गए और अब जगह जगह प्रदर्शन हुए। देहरादून में प्रदर्शन हुए, वहाँ पर भी 4 लोग शहीद हुए। कोटद्वार में प्रदर्शन हुए, उसमें 2 लोग शहीद हुए, ठीक है। इस तरह से नैनीताल में प्रदर्शन हुए, अल्मोड़ा में प्रदर्शन हुए। तो इस तरह से झड़पें तेज हो गई और आंदोलन और तीव्र हो गया इस घटना से, ठीक है। तो सीधे बात करते हैं आगे कि रामपुर तिराहा कांड के बाद क्या स्टेप लिया गया, कौन सा एक हुआ था। चलते हैं आगे, ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो ये क्वेश्चन में से वो दिखा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में बन सकते हैं। बाकी इसमें चर्चा बहुत लंबी हो सकती है, काफ़ी डिस्कशन इस घटना में हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ फैक्ट पे जाना है पहले। इसके बाद हुआ था 10 नवंबर 1995 को, 10 नवंबर 1995 को हुआ था श्रीयंत्र टापू कांड। तो श्रीयंत्र टापू कांड कब हुआ था? श्रीयंत्र टापू कांड हुआ था 10 नवंबर 1995 को। ये श्रीनगर में हुआ था, श्रीनगर। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, इसमें कौन शहीद हुए थे, ठीक है। तो इसमें बेंजवाल जी और राजेश रावत जी इसमें शहीद हुए थे, ठीक है। तो श्रीयंत्र टापू कांड में जो शहीद हुए थे वो थे यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत। यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत,
ठीक है। श्रीनगर में धरने पर बैठे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और घटना बढ़ गई और इसमें राजेश रावत और यशोधर बेंजवाल नाम के 2 व्यक्ति शहीद हुए। क्वेश्चन आ रखा है ये भी कि यशोधर बेंजवाल किस घटना में शहीद हुए थे, तो आपको बोलना है श्रीनगर टापू जो कांड था उसमें शहीद हुए थे, श्रीनगर में ये घटना हुई थी। ठीक है, तो देश हमारे राज्य में ये चीज़ें झड़पें तेज हो गई और इस तरह से हमारे 5 कांड थे, मसूरी कांड, खटीमा कांड, मसूरी कांड, रामपुर तिराहा कांड और बाटाघाट कांड और ये श्रीनगर टापू कांड। इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना, एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, जब ये सब होने लगा तो देश में सरकारों को मीडिया ने आड़े हाथों लिया और प्रेशर केंद्र सरकार पे भी था। और इसके बाद वो दिन भी आ गया जब 15 अगस्त 1996 को लाल किले से घोषणा हो गई। लाल किले से घोषणा हुई और घोषणा करने वाले प्रधानमंत्री थे एच.डी. देवेगौड़ा। एच.डी. देवेगौड़ा वो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पृथक उत्तराखंड राज्य का आश्वासन दे दिया। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा कर दी। उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा। उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा करने वाले पीएम कौन थे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो एच.डी. देवेगौड़ा उस समय प्रधानमंत्री थे और उन्होंने ये घोषणा कर दी कि अलग राज्य जल्द बनेगा। ठीक है, और एच.डी. देवेगौड़ा का नाम एग्जाम में आता है तो हरदा नल्ली देवीगौड़ा इनका पूरा नाम है, आ सकता है क्योंकि उत्तराखंड का इतिहास जब लिखा जाएगा तो इनका नाम भी आएगा। एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन भी है एच.डी. देवेगौड़ा का पूरा नाम क्या है, तो हरदा नल्ली डोडेगौड़ा देवीगौड़ा इनका पूरा नाम है। ठीक है, इस तरह से उन्होंने घोषणा तो कर दी लेकिन वो सरकार बाद में रही नहीं, जल्दी वो सरकार गिर गई। फिर आई अटल जी की सरकार और अटल जी की सरकार भी सबसे छोटी सरकार कही जाती है भारतीय इतिहास में, 13 दिन की सरकार थी, वो भी गिरी। ठीक है, और इसके बाद केंद्र में जब फिर से अटल जी की सरकार आई तो उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा को इस विधेयक को भेजा सुधार के लिए और इस विधेयक में सुधार करने के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा ने इसको केंद्र को भेजा और केंद्र सरकार ने 1998 में इसको लोकसभा में रखा। लेकिन फिर से अटल जी की सरकार उसमें गिर गई, 13 महीने के बाद से सरकार गिर गई तो विधेयक भी पास नहीं हो पाया। ठीक है, तो अब वो दिन कब आएगा जब ये विधेयक पास होगा। तो इसके बाद फिर से दोबारा से सरकार केंद्र में अटल जी की आ गई, यानी कि एनडीए समर्थित सरकार आई और फिर उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया, उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम पे काम करना शुरू किया। और इससे पहले उन्होंने बना दी जॉर्ज कमेटी भाई। ठीक है, तो राज्य निर्माण से ठीक पहले जॉर्ज कमेटी का उधम सिंह नगर दौरा हुआ। तो जॉर्ज कमेटी का उधम सिंह नगर दौरा हुआ 1998 में। ठीक है, तो 1998 में ये कमेटी यहाँ पर आई और इस कमेटी के अध्यक्ष थे जॉर्ज कमेटी के अध्यक्ष थे तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज। तो जॉर्ज फर्नांडीज उस समय के रक्षा मंत्री थे, भारत सरकार में रक्षा मंत्री। वो उन्होंने पंतनगर दौरा किया और फैसला किया कि उधम सिंह नगर को उत्तराखंड राज्य में मिलाया जाएगा। ठीक है, तो जॉर्ज कमेटी किस लिए गठित हुई थी? जॉर्ज कमेटी गठित हुई थी उधम सिंह नगर को राज्य में मिलाने के लिए। उधम सिंह नगर को राज्य में मिलाने के लिए। तो उधम सिंह नगर पे फैसला किस कमेटी ने किया? जॉर्ज कमेटी ने किया। इस कमेटी ने बताया कि उधम सिंह नगर उत्तराखंड का हिस्सा बनेगा। ठीक है, तो जॉर्ज कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 30 नवंबर 1998 को सौंपी। ठीक है, तो 30 नवंबर 1998 को जॉर्ज कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी और उधम सिंह नगर को इस राज्य में लाने का फैसला किया गया। ठीक, चलिए तो अगली बात क्या होगी देखते हैं। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद फिर केंद्र सरकार ने इस पर काम करना शुरू किया और फिर वो डेट आ गई जो आपको पता है 1-10-28। 3 डेट आपको रखनी है। 1-10-28 आपको यानी पता है कि 1 अगस्त 2000
फिर आएगा 10 अगस्त 2000, और फिर आएगा 28 अगस्त 2000, ठीक है। 1 अगस्त 2000 को ये लोकसभा में पास हुआ विधेयक, उत्तराखंड राज्य निर्माण से लोकसभा में पास हुआ, ठीक है। और 10 अगस्त को राज्यसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ। और 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति के साइन हो गए, राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली, ये सब पूछा सकता है। डेट आपको पूछा सकती है कि लोकसभा में राज्यसभा में कब रखा गया, तो 1, 10, 28 याद रखना है और सीक्वेंस याद रखना है, क्योंकि आप जानते हैं संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इन तीनों से गुजर कर ही कोई एक्ट बनता है, ठीक है। तो ये बन गया उत्तराखंड राज्य निर्माण का जो सपना था वो पूरा हुआ। राष्ट्रपति कौन थे उस समय राष्ट्रपति थे KR नारायण। तो KR नारायण के ही साइन हुए थे जब उत्तराखंड बना, उस विधेयक पर KR नारायण के साइन हुए थे। KR नारायण के बाद जानते हैं कि पहले दलित राष्ट्रपति भारत के, फर्स्ट दलित, अब तो रामनाथ कोविंद भी हैं, तो पहले दलित राष्ट्रपति एग्जाम में आएगा। भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे, KR नारायण थे। इन्होंने उत्तराखंड पे स्वीकृति दी, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। HD देवेगौड़ा भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जिन्होंने घोषणा की थी, ठीक है। इस तरह से हमारा राज्य निर्माण का सपना पूरा होता दिखा, ठीक है। और KR नारायण ने उस पर साइन किए। क्वेश्चन आ सकता है राज्य निर्माण के समय, राज्य निर्माण के समय, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता है कि राष्ट्रपति कौन थे, KR नारायण, ठीक है, KR नारायण थे, ठीक। PM कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे, तो भैया राज्य निर्माण के समय अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि 13 दिन 13 महीने और 5 साल की सरकार जिनकी रही, 3 बार भारत के प्रधानमंत्री में अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री उस समय थे, ठीक है। और उस समय CM कौन थे यूपी के, ठीक है, यूपी के CM, तो यूपी के CM उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के CM उस समय कौन थे, तो उत्तर प्रदेश CM थे राजनाथ सिंह। कौन थे, राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के CM थे। और केंद्र में सरकार थी, केंद्र में कौन था उस समय, तो केंद्र में सरकार, तो केंद्र में सरकार किसकी थी जब राज्य गठन हुआ, एग्जाम में आता है राज्य गठन के समय केंद्र में सरकार, तो केंद्र में सरकार थी बीजेपी समर्थित NDA सरकार थी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बीजेपी समर्थित, बीजेपी अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, हिंदी में इसको राजग बोलते हैं, राजग, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, एग्जाम में पूछा सकता है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, तो इनकी सरकार थी केंद्र में, बीजेपी की समर्थित सरकार थी, NDA की सरकार थी जब राज्य निर्माण हुआ, ठीक है। इस तरह से इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये एग्जाम में पूछा सकते हैं कि कौन PM, कौन CM और कौन राष्ट्रपति था उस समय, तो आपको ध्यान रखना है राज्य निर्माण के समय ये इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, ठीक है। और फिर वो दिन आ गया जब राज्य का सपना पूरा हुआ, और वो डेट थी 9 नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड राज्य मिला हमें, ठीक है। तो कब बना उत्तराखंड राज्य, 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड देश का 27वां राज्य बना, उत्तराखंड देश का 27वां राज्य बना। और इसका सरकार की गजट में गजट संख्या इसकी क्या है, तो गजट संख्या इसकी 28 है, ठीक है, गजट संख्या 28 है। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य बना 27वां, और गजट संख्या 28 है, ठीक है। और राज्य के पहले CM, फर्स्ट CM बन गए नित्यानंद स्वामी, तो नित्यानंद स्वामी बन गए आपके पहले CM, ठीक है। और राज्यपाल हुए बरनाला जी, ठीक है। तो इस तरह से आपका उत्तराखंड राज्य निर्माण तक का टॉपिक यहाँ तक है। सीक्वेंस ही बताया मैंने, इंपॉर्टेंट फैक्ट रखे मैंने, डिटेल में हम अगली वीडियो में आएंगे जो हम 1938 से लेकर और विभिन्न दल, बहुत सारे संगठन बने। ये चैप्टर सबसे ज़्यादा टिपिकल है, इसमें बहुत सारे ईयर है, सन है जो याद करने के लिए बच्चों को है,
जिसमें संगठन काफ़ी बने, पार्टियाँ कई बनी, ठीक है, कई समितियाँ बनी इसमेमें। तो इस तरह से मैंने आज सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट रखे एग्जाम के लिहाज से, तो आप उनको याद जरूर कर लेंगे। अगली वीडियो में सीक्वेंस से उत्तराखंड राज्य आंदोलन 1938 से लेकर 2000 तक हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो कैसे लगा आपको आज का वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में जुट जाएंगे आप, ठीक है। आज के लिए इसमें इतना ही, धन्यवाद।